एवरीवन, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। गुड इवनिंग एवरीवन, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग एवरीवन। रात के बज चुके हैं मेरे दोस्तों 8 और हम और आप हाजिर हैं सुपर फास्ट जीएस टेस्ट के साथ। इस सुपर फास्ट जीएस टेस्ट के अंदर हम 50 प्रश्न करते हैं और हम 50 मिनट लेते हैं। 50 मिनट के अंदर में हम 50 क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं और उसके साथ साथ हम डिस्कस भी करते हैं जहां जितनी जरूरत होती है। कोशिश होती है कि डिस्कशन थोड़ा शॉर्ट में हो, लेकिन फिर भी हम प्रयास करते हैं। तो चलिए, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। 1 मिनट का इंतजार करेंगे और फिर क्लास को शुरू करेंगे। वी विल वेट फॉर 1 मिनट। 1 मिनट का इंतजार करेंगे और उसके बाद क्लास को शुरू करेंगे, क्योंकि ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। मैं पहले भी बता चुका हूं, 1 मिनट से ज्यादा टाइम मैं नहीं दे पाऊंगा। तो 1 मिनट का इंतजार करते हैं मेरे दोस्तों। सर, मेंस की क्लास कब लेंगे? मुन्ना जी, अभी बैच का डेट डिसाइडेड नहीं है, क्योंकि मेंस की परीक्षा अब टल गई है। अब आपको भी पता है कि मेंस की परीक्षा डिले होगी। बीपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी किया था न्यूज़पेपर के माध्यम से कि सारी परीक्षाएं 3 से 4 महीने लेट होने की संभावना है, इसलिए मेंस का बैच भी अभी टाल दिया गया है। ठीक है, चलिए, तो कल से हो सकता है कि आपका प्रीलिम्स वाला बैच शुरू हो जाए वापस से। शाम में जो 5:30 बजे चलता था, उस बैच को कल से हम लोग वापस से शुरू कर लें। तो 1 मिनट में 20 सेकंड और रह गए हैं। 20 सेकंड का और इंतजार करेंगे और फिर क्लास को शुरू करेंगे। बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे इस सुपर फास्ट जीएस टेस्ट के तीसरे दिन में। आज हमारा तीसरा दिन है और चलिए, टाइम हो चुका है, अब शुरू करते हैं क्लास को। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं है, जैसा कि बौद्ध धर्म ने की थी। बिल्कुल सही बात है। जैन धर्म ने भगवान के अस्तित्व को भी मान्यता दी थी, लेकिन उन्हें जिन से नीचे रखा था। एकदम सही बात है। जैन धर्म मुख्य रूप से सांसारिक बंधनों से मुक्ति पाने का लक्ष्य रखता है। बहुत बढ़िया। सम्यक विचार जैन धर्म के 3 रत्नों और त्रिरत्नों में से एक है और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सम्यक विचार की बात कर रहा है, बहुत बढ़िया, ये भी सही है। पोल लगाएंगे 1 2 3। बहुत बढ़िया। तो बहुत सारे लोगों का उत्तर आ गया है, बहुत सारे लोगों का उत्तर आ चुका है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, सम्यक विचार। मेरे दोस्तों याद रखिएगा, सम्यक विचार त्रिरत्न में नहीं आता है। त्रिरत्न के अंदर में क्या क्या आता है? तो पहला आता है सम्यक दर्शन, दूसरा आता है सम्यक ज्ञान और तीसरा आता है सम्यक आचरण। तो 3 सम्यक आते हैं मेरे दोस्तों, याद रखिएगा। सम्यक ज्ञान का मतलब होता है सम्यक आस्था से संबंधित है। सम्यक ज्ञान को, सम्यक दर्शन को आस्था भी कहते हैं। सम्यक ज्ञान दूसरा है और सम्यक आचरण तीसरा है, जिसको सम्यक आचरण को हम चरित्र भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, चरित्र भी कहते हैं। तो ये 3 है जैन धर्म के अंदर में। ये त्रिरत्न माने जाते हैं, 3 रत्न माने जाते हैं। बेसिकली जैन धर्म ये त्रिरत्न की बात इसलिए करता है क्योंकि बताता है कि अगर आपको संसार के जीवन से, संसार के बंधनों से मुक्ति पानी है तो आपको पूरे ज्ञान प्राप्त करनी होगी और ज्ञान प्राप्त करने के बाद कर्म से ही आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। जैन देवी देवताओं ने धर्म की, भगवान की आस्था को मान्यता दी है। ये स्टेटमेंट सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये गलत स्टेटमेंट है। बुलेट प्रूफ ग्लास बनाने के लिए निम्न में से किस बहुलक यानी पॉलीमर का उपयोग किया जाता है? कुछ दिन पहले ही हमने देखा था कि बुलेट प्रूफ को बनाने के लिए क्या होता है। तो टेफ्लॉन, प्रोपिलीन, लेक्सॉन, बैकेलाइट, इनमें से कोई नहीं। ध्यान से बनाइएगा और इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि यहां निम्नलिखित लगा लीजिएगा आगे में। निम्नलिखित मतलब इसी ऑप्शन में से ई ऑप्शन यहां इग्नोर कर दीजिएगा। आयोग का पूछा हुआ सवाल है। 1 2 3। आयोग का पूछा हुआ सवाल है। मैंने उसी आंसर को कंडक्ट किया है, मैंने उसी आंसर को लिया है जिस आंसर को बीपीएससी ने लिया है। याद रखिएगा, बीपीएससी ने क्या लिया है? लेक्सॉन लिया है। मुझे भी पता है कि आप पॉलीप्रोपीन मारते हैं, लेकिन बीपीएससी ने क्या बोला है कि जितने भी बहुलक उत्तर में दिए गए हैं, इन ऑप्शन में जितने भी बहुलक दिए गए हैं, उनमें से लेक्सॉन, लेक्सॉन किसको कहते हैं? पॉलीकार्बोनेट को कहते हैं। किसको कहते हैं? पॉलीकार्बोनेट को कहते हैं। और यही लेक्सॉन जो है बुलेट प्रूफ ग्लास बनाने में यूज किया जाता है। लेक्सॉन बेसिकली एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है। ये इट इज अ ग्रुप ऑफ थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। ये क्या है? ग्रुप है, समूह है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर का। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है।
नेक्स्ट, बिहार में किस प्रकार के उद्योगों में संभावनाएं और आसार हैं? आपको याद होना चाहिए, ये 66वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है। 66वीं या 65वीं में पूछा गया है, दोनों में से एक में ये पूछा हुआ सवाल है। तेल रिफाइनरी, वन आधारित उद्योग, रेत खनन, कृषि आधारित उद्योग। पोल लगाइएगा, ध्यान से लगाइएगा, गलत होने की संभावना ज्यादा है। अविनाश ने अभी अभी सब्सक्रिप्शन लिया। अविनाश, वेलकम टू प्लस। बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों का आंसर आ चुका है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आया है। बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर आया है डी ऑप्शन। तो मेरे दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा एग्रीकल्चर आधारित। क्यों? क्योंकि बिहार की अभी भी लगभग 60% से ज्यादा जनता जो है कृषि में इंगेज रहती है। भारत में, सॉरी भारत कह रहा हूं, बिहार के अंदर में 79% ये आंकड़ा है। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार ने बताया है कि 79% जो आबादी है, 79% जो पॉपुलेशन है बिहार का, ये कृषि पर बेस्ड है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से जुड़ा हुआ है। और उसके अलावा हम आप अगर बिहार का आप मैप देखते हैं तो बिहार के मैप के अंदर बीच में गंगा का मैदानी इलाका है, बीच में गंगा बहती है, और गंगा बहने के कारण यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी ज्यादा पाई जाती है। और आपको ही पता है कि बिहार के अंदर में अगर जलोढ़ मिट्टी ज्यादा पाई जाती है तो जलोढ़ मिट्टी क्या होती है? जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ होती है। मेरे दोस्तों ध्यान रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी क्या होती है? जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ, बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है? जब मानव पर्यावरण में खूब सारा काम कर देता है, परिवर्तन करना चाहता है, तो इसको क्या कहते हैं? ध्यान रखिएगा, नैसर्गिक कहते हैं, यानी नेचुरल। एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं, शहरी पर्यावरण या आधुनिक पर्यावरण। पोल लगाइए 1 2 3। 64वीं बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है। देखिए, जो मानव के द्वारा जो गतिविधियां की जाती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम संचार के अंदर में कर रहे हैं, उससे पॉल्यूशन निकल रहा है, परिवहन से पॉल्यूशन निकल रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, और भी बहुत सारी गतिविधियां कर रहे हैं। तो ये सारी गतिविधियां क्या करती हैं? ये पर्यावरण को हार्म पहुंचाती हैं, नुकसान पहुंचाती हैं, प्रदूषित करती हैं पर्यावरण को। और जब इस तरह की एक्टिविटीज को हम क्या कहते हैं? इस तरह की एक्टिविटीज को हम कहते हैं एस्ट्रोजेनिक एक्टिविटीज कहते हैं। और एस्ट्रोजेनिक एक्टिविटीज जब पर्यावरण को परिवर्तित करती है तो उसे एस्ट्रोजेनिक पर्यावरण कहा जाता है। बिहार मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, आपको पता है बिहार मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत बिहार सरकार कितना पैसा देती है? बालिका के जन्म पर 5,000, 10वीं या 12वीं की परीक्षाओं को पूरा होने के बाद 10,000, स्नातक की डिग्री करने के बाद 25,000 और शादी पर 1,00,000। पोल लगाइए 1 2 3। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना बिहार सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, याद रखिएगा, इसके बारे में ये पूछ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों का आंसर आ चुका है, करेक्ट आंसर आया है बहुत सारे लोगों का। गुड इवनिंग मनीषा कुमारी जी, गुड इवनिंग। करेक्ट आंसर में दोस्तों हो जाएगा ई ऑप्शन। देखिए, बालिका जब जन्म लेती है तो 5,000 ये मिलता है। ये मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत ये मिलता है 5,000 रुपया। जब वो 10वीं या 12वीं की स्कूल की परीक्षा पढ़ती है तो 10,000 मिलता है। लेकिन ये अब 10,000 बदल गया है, और 10,000 बदलने के बाद कितना हो गया है? ये स्नातक के बाद 25,000 की जगह 50,000 हो गया है। ध्यान रखिएगा, ये 50 हो गया है, और ये 10th के बाद 15,000 हो गया। और शादी पर कितना मिलता है? 1,00,000 मिलता है, याद रखिएगा, शादी होने पर 1,00,000। तो प्रति वर्ष लगभग इससे 1.5 करोड़ लड़कियों का उत्थान होगा। तो अभी के हिसाब से ए और डी सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन। चंबल और बेतवा नदी किस प्रकार की प्रवाह प्रणाली बनाती है? मतलब ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण किस तरह का करती है? नवानुवर्ती, प्रत्युनुवर्ती, जिसको रेसिक्वेंट कहते हैं, एब्सिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंट एंड सबसिक्वेंट। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको ही पता है कि सबसिक्वेंट होता है ना, जिसको उत्तरवर्ती धारा कहते हैं। तो टाइम हो गया मेरे दोस्तों, अब टाइम हो गया। अब करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। में ऐसा इसलिए कह रहा हूं उत्तरवर्ती मैं इसलिए कह रहा हूं कि उत्तरवर्ती जो धाराएं हैं, अगर आप देख लीजिए तो यमुना नदी है। आप जानते हैं कि यमुना नदी है, यमुना नदी के निर्माण के बाद वो आके कहां मिलती है? तो गंगा में मिलती है। तो जब वो गंगा में मिलती है तो वो चंबल और बेतवा जैसी नदियों से, पहले वो चंबल और बेतवा जैसी नदियां थी, फिर आकर वो बाद में बन जाती है, और फिर यमुना की सहायक नदी बन जाती है, यमुना आके गंगा में गिर जाती है। तो इस तरह की जब प्रवाह की बात करेंगे तो सब्स्टिक्वेंट होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ऊर्जा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? एनर्जी के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा कथन गलत है। एनर्जी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी टू डू वर्क। ऊर्जा को कार्य करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल पर विचार किए बिना स्थगित ऊर्जा
क्षितिज ऊर्जा जिसको कहते हैं, क्षितिज ऊर्जा की गणना की जाती है। पोटेंशियल एनर्जी इज कैलकुलेटेड विदाउट कंसीडरिंग दिस, ठीक है। एसआई यूनिट यानी ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। ऊर्जा के सभी रूप या तो गणित या तो क्षैतिज होते हैं। गलत पूछ रहा है मेरे दोस्तों, गलत। तो पोल लगाइए 1 2 3, पोल लगाइए 1 2 3। पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा है मेरे दोस्तों यहाँ पे, उसके अलावा एसआई इनकी यूनिट की बात कर रहा है। बिल्कुल सही, बहुत सारे लोगों का उत्तर सही आया है मेरे दोस्तों। करेक्ट आंसर गलत है ये बी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स यूज नहीं होगा, और आप जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh होता है। यहाँ पे g ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, तो बोलता है कि गणना की जाती है, तो ये गलत बात है ना, गुरुत्वाकर्षण के कारण होती है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पे विदाउट किए कह रहा है, विचार किए बिना। नेक्स्ट, 1905 के अंदर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस सत्र, आपको पता है कि बनारस सत्र में कौन थे? तो महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्रपाल, दादा भाई नौरोजी, और उपरोक्त में से कोई नहीं। पोल लगाएंगे 1 2 3। एक मिनट रुक जाइए, एक मेरे छोटे से भाई का संदेश है, उस संदेश को ले लेता हूं। मेरे भाई कहेंगे कि आप इग्नोर कर रहे हैं सर, आप भी पढ़ सकते हैं इसको। ये रहा इनका संदेश। संदेश में इन्होंने लिखा है कि बैच नेम टारगेट 67 फाउंडेशन बैच, 9 जनवरी 2021 को हुआ है। स्टार्टेड विथ योर इकोनॉमी बट आई डोंट नो व्हाई यू डोंट हैव टाइम टू टीच। कंप्लीटेड ओनली पॉलिटी एंड पार्ट 1 ऑफ बिहार जीएस। व्हाट अबाउट ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर, बिहार जीएस पार्ट 2 एंड इकोनॉमी। आई ओनली वांट टू नो दैट व्हाई यू टोल्ड मी अ लाई। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, दैट I also teach in English medium batch. Still, I am saying, my dear friends, that I teach in English medium batch. I teach in English medium batch. But my dear friend, आप इस बात को समझिए कि जो रूटीन होता है वो रूटीन अनअकैडमी की टीम डिसाइड करती है, और उसी अकॉर्डिंग क्लासेस लगाई जाती हैं। स्पेशल क्लासेस हमारे हाथ में होती हैं, प्लस की डिसीजन जो है अनअकैडमी की मैनेजमेंट टीम लेती है, और वो इस पर विचार कर रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने इसके लिए बहुत प्रयास किया है, और 14 मई से जाके आप देख सकते हैं, आज या कल में लाइव हो जाएगा। 14 मई से इंग्लिश का बैच आ रहा है, अचीवर बैच। 14 मई से अचीवर बैच वापस से आ रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैं इग्नोर नहीं करता हूं, मैं क्वेश्चन लेता हूं, डरता नहीं हूं, मैं डर के नहीं भागता हूं मेरे भाई, आपकी वजह से ही मैं हूं, है ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए, अगर गोपाल कृष्ण गोखले की बात करेंगे तो 1905 के अंदर में ये बनारस सत्र के अंदर में अध्यक्ष हुआ करते थे कांग्रेस के अंदर में। ये खास इसलिए है 1905 का सत्र, खास इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने समर्थन किया था किसका? तो स्वदेशी आंदोलन का। स्वदेशी आंदोलन का इन्होंने समर्थन किया था, याद रखिएगा। और 1905 के अंदर में ही सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक भी माने जाते हैं ये, और इन्होंने स्थापना भी की थी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की। गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी 1905 के अंदर में, ठीक है ना। नेक्स्ट, न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या कहता है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, 64वीं बीपीएससी का सवाल पूछा गया है कि यदि किसी पिंड पर बाह्य बल शून्य है, यानी एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो उसका एक्सीलरेशन भी 0 होगा। यदि किसी पिंड के संवेग वर्धन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती है, तो यह उस दिशा में कार्य करती है जिस दिशा में बल करता है। मतलब क्या कि चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, ठीक है। विपरीत घर्षण बल का मुकाबला करने के लिए एक बल, व्यवहारिक बल आवश्यक है। प्रत्येक क्रिया की हमेशा एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। पोल लगाइए 1 2 3। और इसमें से ये भी बताइए कि कौन सा ऑप्शन न्यूटन्स का थर्ड लॉ है? न्यूटन्स का थर्ड लॉ कौन सा है? गति का नियम कौन सा है? ए बी सी डी ई, न्यूटन्स थर्ड लॉ कौन सा है? ठीक है, तो मेरे दोस्तों करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। आपको पता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्सेज एंड दिस टेक्स, मतलब भैया आप जैसे जितना एनर्जी के साथ लगाएंगे। और ये जो है न्यूटन का थर्ड लॉ है, फॉर एवरी इक्वल एक्शन देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन मेरे दोस्तों। फर्स्ट लॉ है इसमें, क्या फर्स्ट लॉ है एक्सप्लेन्ड कहीं पे? निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु एल्यूमिनियम
कि अवशोषण से मिलकर बनती है, मतलब किसको बनाया था? 2 दिन पहले ही डिस्कस किया था इसको हमने, पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर, रॉल गोल्ड। एल्यूमिनियम के अवशेषों से बनती है, आपको बताना है, मिश्र धातु, और इसका उपयोग भी किया जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों का आंसर आ गया है। सिद्धांत श्रीवास्तव ज्वाइन हो चुके हैं, मधुर रॉय आ चुकी हैं। अच्छा, सारा पीडीएफ आप लोग को मिल रहा है ना? गूगल ड्राइव के लिंक में सारा पीडीएफ अपलोड हो गया है, और इसका भी अपलोड कर दिया है मैंने, सुपर फास्ट जीएस का भी अपलोड कर दिया है। बस एक ही लिंक रखे रहिएगा, बार बार मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉल गोल्ड। याद रखिएगा, जो नहीं होता पानी चढ़ाया हुआ जो सोना होता है, बेसिकली इसमें क्या होता है, तो इसमें तांबा होता है मेरे दोस्तों, तांबा और तांबा प्लस एल्यूमिनियम, तांबा और एल्यूमिनियम मिलाकर रॉयल गोल्ड बनाया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बेसिकली इसका ज्वेलरी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। और मिश्र धातु जैसे पीतल है, तो पीतल किससे मिलकर बनता है बताइए? तांबा प्लस जस्ता, तांबा प्लस जस्ता मिलकर क्या बनता है? पीतल बनता है। कांसा किसको मिलकर बनता है? तो कांसा बनता है तांबा प्लस टीन में, तांबा प्लस टीन में, ध्यान रखिएगा, तांबा प्लस टीन में कांसा बनता है। जर्मन सिल्वर किसमें होता है? तो जर्मन सिल्वर होता है तांबा प्लस जस्ता और प्लस निकल, निकेल। आकांक्षा पांडे जी, आपका मैसेज नहीं देख पाया हूं, अभी सिर्फ ये मैसेज दिखा है कि सर रिप्लाई भी नहीं करते हैं, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 11 नंबर सवाल, डैश संघ सूची के विषयों पर कानून बनाती है। बहुत इजी ऑप्शन है कि यूनियन लिस्ट के विषय पर कौन बनाएगी? संसद, रक्षा मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड। पोल लगाइए 1 2 3। तबीयत अच्छी है मेरे भाई। इको की क्लास हिंदी वाली कब से लेंगे? अभी इसके बारे में डेट डिसाइड नहीं है। अनअकैडमी का जैसे ही मेरे पास प्लस कोर्स आएगा, मैं क्लास लेना शुरू कर दूंगा। एक बात आप समझिए कि प्लस कोर्सेज जो होती हैं वो मेरी हैंड से नहीं होती हैं, ये अनअकैडमी की बच्चे टीम डिसाइड करती है। और आपके मैसेज को दे दिया गया, बहुत जल्द बैच लॉन्च हो जाएगा, है ना? आप बिल्कुल चिंता मत करिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद। याद रखिएगा कि संसद ही कानून बनाती है संघ सूची के विषयों पर। संघ सूची पर, राज्य सूची पर कौन बनाता है? जरा बताइए, राज्य सूची पर कानून कौन बनाता है? तो राज्य सरकार बनाती है। और ये जो संघ सूचियां हैं, ये सूचियां हैं किसमें? तो 7 शेड्यूल में है, 7वीं अनुसूची के अंदर में संघ सूची, राज्य सूची और तीसरी जो है तो ये समवर्ती सूची होती है। इस संघ सूची के अंदर में 100 आइटम लिस्टेड है, 100 आइटम लिस्टेड है, मतलब 100 ऐसे विषय हैं, और 97वां जो है अंतिम लास्ट में घट के 97 हो गया है, ठीक है ना? और संसद के पास ही इसके पास विशेष शक्ति है इस संघ सूची के ऊपर कानून बनाने के लिए। विक्रम जी, विक्रम कुमार जी पूछ रहे हैं कि इकोनॉमिक्स का क्लब क्लास कब होगा ऑफलाइन में? अरे ऑनलाइन अभी पढ़िए, ऑफलाइन की बात ऑफलाइन की टीम से कीजिएगा, अभी आप ऑनलाइन पढ़िए ना। अकबर के समय मेवाड़ का शासक कौन था? मैंने ये क्लास में डिस्कस किया है, प्लस में भी पढ़ाया है। मेवाड़ के शासक कौन थे? हेमचंद्र, पृथ्वीराज चौहान, अमर सिंह और राज सिंह। पोल लगाइए 1 2 3, थोड़ा फास्ट करिए मेरे भाइयों। पानीपत की दूसरी लड़ाई आपको याद होगा, इतना गलत लोगों ने क्यों मार दिया भाई? चलिए मेरे दोस्तों, तो हेमचंद्र होगा करेक्ट आंसर। इसी हेमचंद्र को आप हेमू के नाम से जानते हैं, इसी हेमचंद्र को आप विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। ये हेमू या विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। मुगल साम्राज्य के शासन के दौरान, मुगल शासन के दौरान मेवाड़ का ये शासक हुआ करता था और दिल्ली की लड़ाई लड़ी थी। दिल्ली की लड़ाई 2 बार लड़ी थी, एक बार, लेकिन दूसरी बार जब पानीपत की लड़ाई हुई थी तो पानीपत की लड़ाई में अकबर से इसका सामना हुआ था और अकबर ने इसको युद्ध में पराजित किया था। लास्ट में इसको कैद करके ले आया था, लेकिन अकबर का एक बहुत प्रिय आदमी होता था, कौन? बैरम खां, जो इसका सेनापति हुआ करता था, बैरम खां। अकबर ने इसकी हत्या नहीं की, लेकिन बैरम खां ने इसकी हत्या कर दी थी पानीपत की दूसरी लड़ाई के बाद। पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई कब थी? तो 1556 में। नेक्स्ट, 15वीं भारतीय जनगणना 2011 का घोष क्या था? स्लोगन पूछ रहा है, घोषणा स्लोगन क्या था 15वीं भारतीय जनगणना जो 2011 के अंदर में हुई थी? हमारा भविष्य, हमारी जनगणना, हमारा भविष्य, विकास के लिए जनगणना और हमारी जनगणना। थोड़ा स्पीड कम कर दूं क्या? स्पीड ज्यादा हो रहा है। इफ यू वांट मी टू रिड्यूस द स्पीड, चलिए तो टाइम अप हो चुका है। करेक्ट आंसर होगा हमारी जनगणना। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बताइए कि जनगणना जो है हर 10 वर्ष पे आता है, इसकी शुरुआत कब हुई थी?
इसकी शुरुआत कब से हुई कि ये 10 साल पे आएगा, ये भी बता दीजिएगा कि ये 10 साल पे आएगा, बता दीजिएगा कब। ये भारत की 15वीं जनगणना थी मेरे दोस्तों, याद रखिएगा। भारत के अंदर में 6 लाख से ज्यादा गांव इसमें शामिल थे मेरे दोस्तों। 7742 शहर शामिल थे, ध्यान रखिएगा। 5767 तहसीलें शामिल थी और 640 डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, यानी 640 जिला के अंदर में इसकी सर्वे को कराया गया था। 31 मार्च 2011 इसका डेडलाइन था, 31 मार्च 2011। लीजिए, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से जो फैट सॉल्युबल विटामिन नहीं है, मतलब क्या नहीं है, ध्यान रखिएगा, यहां पूछा है नहीं है ना। तो विटामिन ए, बी, डी, ई, इनमें से कोई नहीं। पोल लगाइएगा 1 2 3। ओके, आई विल शेयर द लिंक, डोंट वरी सर, मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। ड्राइव का लिंक चाह रहे हैं ना आप। करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों बी ऑप्शन। बी ऑप्शन याद रखिएगा, बी ऑप्शन जो है एक ऐसा है जो ये फैट सोल्यूबल यानी घुलनशील नहीं है। वसा और तेल, याद रखिएगा, वसा और तेल ये कभी भी पानी में क्या होते हैं, घुलनशील नहीं होते हैं, याद रखिएगा, है ना। तो ए डी ई के आपने स्कूल में पढ़ा होगा, ए डी ई के आपने पढ़ा होगा, ये क्या होते हैं, ये सॉल्युबल होते हैं, बाकी जो है इनसॉल्युबल होते हैं। निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संस्था की स्थापना की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभिनव भारत संस्था की स्थापना भगत सिंह, बी डी सावरकर, वीरेंद्र कुमार घोष, पुलिन बिहारी दास, इनमें से कोई नहीं। पोल लगाइए 1 2 3। टाइम हो गया है। अब करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, विनय दामोदर सावरकर, जिसको हम कहते हैं बीडी सावरकर मेरे दोस्तों, याद रखिएगा, बीडी सावरकर कहते हैं इसको। बीडी सावरकर नहीं, अभिनव भारत संस्था की शुरुआत करी थी अभिनव भारत। अगर अभिनव भारत की बात करेंगे तो 1904 ईस्वी की बात आएगी, 1904। इसकी स्थापना किसने की थी? तो सावरकर साहब ने की थी। और अभिनव भारत सोसाइटी हुआ करती थी, उसी सोसाइटी के नाम पर इसका नाम रखा गया था। बेसिकली इसका जो मूल संगठन हुआ करता था उसका नाम था सशस्त्र क्रांति। सशस्त्र क्रांति इसके मूल संगठन का नाम था मेरे दोस्तों, याद रखिएगा। और 1952 के अंदर में, 1952 के अंदर में विघटित होने से पहले जो सत्ताधारी ब्रिटिश सरकार हुआ करती थी उसके कुछ जो ये थे कर्मचारी थे, उनकी हत्या का भी आरोप था इनके ऊपर। करेक्ट आंसर हो जाएगा बीडी सावरकर। डैश राज्य में स्थानीय स्व सरकार की संरचना है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात कर रहा है। किस तरह की प्रणाली है ये? द्विआधारी यानी बाइनरी सिस्टम, 3 टायर स्ट्रक्चर यानी त्रिस्तरीय एकात्मक ब्लॉक स्तर। पोल लगाइए 1 2 3। पोल लगाइए 1 2 3। बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों का पहले ही उत्तर देने लगता है ना जी, कि बलवंत राय मेहता कमेटी, है ना, बलवंत राय मेहता कमेटी, 3 टीयर स्ट्रक्चर आपको पता है, बलवंत राय मेहता कमेटी। उसी के अंदर में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसके अंदर कौन कौन आता है? तो आपका पंचायत आता है और नगर निगम आता है। और कौन आता है? नगर निगम और परिषद आते हैं। ये दो चीजें आती हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, ये दोनों आती हैं। त्रिस्तरीय के अंदर में स्वशासन की संरचना है, इसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं। बिल्कुल, राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहली बार इसको किया गया था। राजस्थान के नागौर में। गांव का नाम बता सकते हैं, कौन सा गांव था? नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है? 104.09 मिलियन, 94.09 मिलियन, 84.09 एंड 74.09। फोन लगाइए 1 2 3। बहुत बढ़िया, तो बहुत सारे लोगों का आंसर आ गया है। बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों का आंसर आ गया है। टाइम हो गया। अब करेक्ट आंसर हो गया ए ऑप्शन, 104.09 मिलियन। 104.09 का मतलब कितना हो गया? 10 करोड़ 40 लाख, 10 करोड़ 40 लाख, ऐसे करके हो जाएगा। ये बिहार की जनसंख्या है। और याद रखिएगा, बिहार की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% है, 8.6% है। ये भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा,
ठीक है। और बिहार की जो जनसंख्या है सिर्फ 11.29% जनसंख्या जो है ये शहरों में रहती है, शहरों में रहती है। बाकी बिहार की जो है 88.71% जो जनसंख्या है ये गांव में रहती है। मतलब बिहार गांव का देश है, गांव का राज्य है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और सबसे अगर ज्यादा जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या के आधार पर, यानी जनसंख्या के अगर आधार पर बात करें तो बिहार तीसरे सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला है। नंबर 1 पे आता है यूपी, नंबर 2 पे आता है महाराष्ट्र और नंबर 3 पे आता है बिहार। इस बात का ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित तत्वों में से कौन जो है हड्डियों और दांतों के निर्माण में सहायक है? जिंक, फास्फोरस, आयरन, तांबा, इनमें से कोई नहीं। दांतों की हड्डियों में पढ़े भी होंगे कि खाइए तो आयरन मिलेगा, है ना। ये सेव खाओगे तो आयरन मिलेगा, पढ़े होगे आप, है ना। देखिए मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और अच्छे से अगर आप ज्ञान को पूरा अर्जित कर ले रहे हैं तो ज्ञान का हमेशा सदुपयोग कीजिए मेरे बच्चे, अच्छे कर्मों में लगाइए, है ना। जो भी ज्ञान आप अर्जित कर रहे हैं उस ज्ञान को आप अच्छे कामों में लगाइए, अच्छे अच्छे नेक काम कीजिए। मास्क वास्क मिलता है, शिक्षा लेते हैं, घर से निकल रहे हैं, अगर मेड आपके घर में नहीं आती तो उसको मेड को मास्क दे दीजिए। मतलब कुछ कुछ काम करते रहिए, है ना। बिल्कुल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉस्फोरस मेरे दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फॉस्फोरस। आपको पता है कि फॉस्फोरस के साथ कैल्शियम भी आप पढ़े होंगे कि कैल्शियम भी हड्डियों और दांतों के निर्माण में मदद करता है। देखिए आपको पता है कि मानो जो हमारा शरीर है, इस शरीर का 90%, 99% द्रव्यमान जो है सिर्फ और सिर्फ 6 तत्वों से मिलकर बना है। आपने पढ़ा होगा ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ये 6 तत्व ऐसे हैं जिससे हमारे शरीर के 99% भाग जो हैं बने हुए हैं। किन से बने हुए हैं? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। और जो 5 तत्व हैं उसमें से जो बचा हुआ है, ये 99 के बाद जो बचा हुआ 1% का इलाका है, इसके अंदर में 5 तत्व आते हैं मेरे दोस्तों। पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन और मैग्नीशियम, ये आते हैं। बस ध्यान रखिएगा इतना। निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति की भौतिक अवधारणा की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? भैया मतलब याद है ना, पावर की बात हो रहा है, पावर। और अगर आपने दिया होगा तो ये 64th का क्वेश्चन है बीपीएससी का, याद होगा जिन लोगों ने दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 या 2 ही था पेपर के अंदर में। किया गया कुल कार्य करने का दर, आरोपित बल के कारण संचलन और एक निलंबन वस्तु का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव। और मैं आपको रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आपको जब हिंदी में साइंस समझ में ना आए तो अंग्रेजी में पढ़िए। कंसेप्ट ऑफ पावर, द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, मूवमेंट ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अ सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट। पोल लगाइए 1 2 3। करेक्ट आंसर है मेरे दोस्तों बी ऑप्शन। करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी ऑप्शन, कार्य करने का दर। याद रखिएगा, कार्य करने का दर। शक्ति को क्या कहते हैं हम? व्हाट इज पावर? शक्ति को हम क्या कहते हैं? शक्ति को हम कहते हैं कि वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। मतलब क्या है कि जो आपके पास ऊर्जा है, जो एनर्जी है, उसको आप उस पावर को ट्रांसफर करने के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट है। और आपने पढ़ा भी होगा कि P बराबर W/T, वर्क बाई टाइम। यही कहते हैं ना आप कि शक्ति बराबर किया गया कार्य डिवाइडेड बाय लिया गया समय। और इसका ये क्या है? मेजरमेंट यूनिट क्या होता है? तो वाट होता है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा, वाट होता है। और वाट जो है किसके समान? वाट का मात्रक किसने रखा था? तो जेम्स वाट हुआ करते थे। जेम्स वाट उन्होंने ही रखा था। भाप इंजन का आविष्कार किया था, याद है ना। भाप इंजन का आविष्कार करके उन्होंने क्रांतिकारी बदलाव ला दिया था, वही जेम्स वाट हैं ये। राष्ट्रपति शासन डैश वर्ष की अधिकतम अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन कितने दिन तक चल सकता है? अरे भाई 6 महीना करके बढ़ाते जाएंगे, अनलिमिटेड टाइम है। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष। ये ऑप्शन केवल दे दिया है, क्या दिया है? लीजिए, तो राष्ट्रपति शासन के बारे में पूछ रहा है कि राष्ट्रपति शासन कितने वर्ष की अधिकतम अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। जी ऑप्शनल भी पढ़ाया जाएगा मेरे भाई अंकुर लाल जी। SSR 10 का उपयोग कीजिए। देखिए रेफरल कोड हमारे बिहार के सबसे बड़े बलाल सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर डेडिकेटेड है, SSR।
एक ऐसा युवा जिसने बिहार के अंदर में क्रांति लाई, और क्या बोल सकते हैं इसके बारे में, अफसोस है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 साल। बहुत लोग फंसे हैं, याद रखिएगा 3 साल। देखिए आर्टिकल 356 के अंदर में आपको पता है कि आर्टिकल 356 के अंदर में राष्ट्रपति शासन है जो 6 महीने के लिए पहले होता है। कितने दिन के लिए होता है? तो 6 मंथ्स के लिए होता है, और 6 मंथ के लिए संसद की मंजूरी मिलती है। उसके बाद ये धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते मैक्सिमम कितना, तो 3 ईयर्स के लिए, 3 ईयर्स के लिए राष्ट्रपति शासन। हम 52 और 60 की बात नहीं कर रहे हैं, वित्तीय आपातकाल और राष्ट्रीय आपातकाल की हम बात नहीं कर रहे हैं। कम से कम का कोई फिक्स नहीं है, कम से कम 1 दिन भी हो सकता है। और देख लीजिएगा कि ये जब 6 महीने के लिए पारित किया जाता है तो संसद के दोनों सदनों की आपात स्थिति के अंदर में हर 6 महीने के बाद बहुमत चाहिए। अगर बहुमत से संसद मंजूरी नहीं दे रहा है एवरी 6 मंथ, तो वो पास नहीं होगा, उसको नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश का गुण नहीं होता है? आज आपको पता है, आज आपको एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाऊंगा। आज मैं क्लास देख रहा था अपनी वाइफ के साथ बैठ के, अकबर। उसके बाद उसके पहले मैंने शेरशाह सूरी देखा। उसके पहले आपको पता है मैंने क्या देखा होगा? हुमायूं देखा होगा। हुमायूं के पहले क्या देखा होगा? बाबर देखा होगा, बाबर। तो आज यकीन मानिए मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने पढ़ाई के साथ जस्टिस कर रहा हूं। मैंने 1% बेईमानी नहीं की है। मैंने यूपीएससी के भी क्लासेस देखे हैं, लेकिन आज प्लस का कोर्स देख के मजा आ गया, दिल गार्डन हो गया मेरा आज। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के गुण नहीं है? प्रकाश यानी लाइट का प्रॉपर्टी नहीं है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में होता है। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो दिखता है, विजिबल लाइट 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में होता है। सूर्य प्रकाश का प्राथमिक स्रोत होता है, और प्रकाश दोहरी प्रकृति का हिस्सा होता है। क्वेश्चन नंबर 21, पोल लगाइए 1 2 3। क्या हो गया? अच्छा, बिहार का सबसे गर्म जगह, गर्म जिला कौन सा है? वहां गर्मी सबसे ज्यादा होती है, कौन सा जिला है? और सबसे ठंडा जिला कौन सा है? द करेक्ट आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन। ई ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। सारे के सारे लाइट का प्रॉपर्टी है, चारों के चारों। प्रकाश आपको पता है कि चुंबकीय, जिसको आप कहते हैं विद्युत चुंबकीय, स्पेक्ट्रम के अंदर का भाग होता है, और उसी के विकिरण से बनता है। जो विजिबल होता है वो 400 टू 700 नैनोमीटर होता है ना। सूर्य प्रकाश का प्राथमिक सोर्स है, ये भी सही है। और डी प्रकाश दोहरी प्राकृतिक है, ये भी सही है। ये वाला ना पॉइंट बहुत लोग नहीं जानते हैं, ये वाला बी पॉइंट। तो याद रखिएगा, विजिबल लाइट का जो रेंज होता है वो इतना ही होता है। निम्नलिखित में से किसे, अरे भाई तो निम्नलिखित में से हम कब बोले थे? अब ए वो होगा तब ना, एक चुनना, इसमें तो सब के सब सही हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्राग ऐतिहासिक के पिता के रूप में जाना जाता है? कौन आदमी है जो प्राग ऐतिहासिक काल के पिता के रूप में जाना जाता है प्री हिस्ट्री के अंदर में? अलेक्जेंडर कनिंगम। यही आंसर आगे बनाने का क्या जरूरत है? हाँ बताइए, 1 2 3। ओह माय गॉड, आज तो ऐसे ऐसे मैं चीजें लेके आया हूं, आज पक्का फंसाऊंगा। ये तो हम पढ़ाए हैं जी क्लास में, तो आप कैसे फंस गए? सितंबर में पढ़ाए थे सर, याद है, प्रियंका सिंह कह रही है। तो क्लास में हम पढ़ाए थे, लिखवाए भी हैं कॉपी में। तो रॉबर्ट ब्रूस फूटे ये हुआ करते थे। इन्हें जो है भारतीय प्री हिस्टोरी का पिता कहा जाता था, प्राग ऐतिहासिक काल का पिता कहा जाता। क्या ये जानते हैं ये क्या थे? तो ये भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण करते थे। क्या करते थे? भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण करते थे मेरे दोस्तों, सर्वेक्षण करते थे। मद्रास के अंदर में, बॉम्बे के अंदर में, हैदराबाद के अंदर में, इन तीनों जगहों पर इन्होंने काम किया था। 1887 में ये हमारे भूवैज्ञानिक के हेड बनते थे। भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जो होता है उसके हेड बने थे। और 1891 में ये रिटायर हो गए थे, आजादी से पहले। और यही व्यक्ति थे जिन्होंने कुल्हाड़ी, आप पढ़ते हैं ना, हैंड वाला एक्स, एक हाथ कुल्हाड़ी जो पढ़ते हैं, ये कुल्हाड़ी इन्हीं का खोजा हुआ था। याद रखिएगा, यही वो व्यक्ति थे।
जिन्होंने पैलियोलिथिक पाषाण उपकरण खोजा था, पैलियोलिथिक एज का एक पाषाण उपकरण हाथ में जो वो कुल्हाड़ी खोजा था इन्होंने, है ना। बेलम की गुफाओं की खोज इन्होंने ही की थी, बेलम की गुफाओं की खोज। कनिंगम इसलिए फेमस है ना कि इसने बाद में बहुत काम किए। भारतीय समाज में सामाजिक और धार्मिक सुधारों के लिए 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना, अगर आपको याद हो तो आपकी कॉपी में हमने डिस्कस किया है लास्ट क्लास के अंदर में, लिखवाया नहीं है। एमजी रानाडे, एनी बेसेंट, ज्योतिबा फुले, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 1 2 3 डियर धीरज जी वगैरह लगल आ रहे हैं, इसका मतलब कि अभय प्रताप सर का क्लास खत्म हो गया है ना। चलिए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एमजी रानाडे। आज आप लोग क्या कर रहे हैं, इतना गलती कर रहे हैं आज। क्वेश्चन जो है ना सुनिए, एमजी रानाडे और इनके साथ एक और नाम लिख बोला था मैंने, रघुनाथ, याद है? रघुनाथ रॉय, लिखवाया भी था आपके कॉपी में, रघुनाथ रॉय। इन्होंने ही एक सम्मेलन बुलाया था, राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन। और इसका सत्र कब बुलाया गया था? तो 1887 के अंदर में, मेरे दोस्तों याद रखिएगा, 1887 में आयोजित हुआ था। कहां हुआ था? तो मद्रास के अंदर में हुआ था, मद्रास में। और इन्होंने बोला था कि भैया अंतर जातीय विवाह कीजिए, इंटरकास्ट मैरिज कीजिए। और इन्होंने बहु विवाह का जो प्रथा है उसको समाप्त करने की बात कही थी, और बोला कि इंटरकास्ट मैरिज कीजिए। आपको अगर अब नहीं पता है तो मैं आपको एक खुशखबरी बताना चाहता हूं। वो खुशखबरी ये है कि अगर आज के समय में आप अंतर जातीय विवाह करेंगे तो आपको सरकार 1 लाख रुपया देती है। इसका नाजायज फायदा नहीं उठाएं, एक बार ही पैसा लें, और 1 लाख रुपया आपको अगर इंटरकास्ट मैरिज होता है तो एक बार में 1 लाख रुपया गवर्नमेंट देती है। ठीक है, नेक्स्ट पेरिस समझौता। नेक्स्ट इज द पेरिस समझौता के किस अनुच्छेद में कार्बन बाजार, कार्बन मार्केट के प्रावधानों का उल्लेख किया? आपको पता है कि पेरिस जो समझौता हुआ, अच्छा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। 5, 6, 12, 24 इनमें से कोई नहीं। पेरिस समझौता ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, आर्टिकल 6। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, आर्टिकल 6। अनुच्छेद 6 के अंदर में देखिए, पेरिस समझौता के अनुच्छेद 6 में क्या है? तो कार्बन मार्केट के बारे में उल्लेख किया गया है। बेसिकली देखिए, 3 तरह के इसमें अलग अलग तंत्र शामिल है इस पेरिस समझौते के अंदर में, और इन 3 तंत्रों में से 2 जो है ये बाजार है, और तीसरा जो है गैर बाजारी दृष्टिकोण पर आधारित है। ठीक है ना। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, आज सुबह में ही क्वेश्चन था, हम लोग किए थे ना जी, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। अच्छा आज ही किए हैं, सुबह में नहीं, आज ही, अभी तो किए ही हैं। वित्तीय सहायता देना, साइकिल देना, मोबाइल फोन, लैपटॉप, इनमें से कोई नहीं। क्या होता है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत लड़कियों को क्या मदद दी जाती है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। चलिए, तो करेक्ट आंसर है वित्तीय फाइनेंशियल हेल्प मिलता है। जब लड़की का जन्म होता है तो सरकार पैसा देती है। जब लड़की का स्कूल में 10वां पास कर जाती है तो सरकार देती है, 12वां पास कर जाती है तो देती है, ग्रेजुएशन हो जाता है तो 50,000 देती है ना। उसके बाद शादी होता है तो शादी में 1 लाख देती है। तो ये गलत, ये गलत, ये गलत। उत्थान के अंदर में साइकिल नहीं मिलता है मेरे दोस्तों, इस योजना के अंदर में नहीं मिलता है साइकिल। निम्नलिखित में से कौन सी खोजें बेंजामिन फ्रैंकलिन, बहुत बड़े व्यक्ति थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने किया था? तो त्वरित चालक, जिसको लाइटनिंग कंडक्टर कहते हैं, बाइफोकल लेंस, मोटर कार, रॉकेट इंजन। आज क्या हो गया है? आज कुछ हुआ है क्या? आज तो आप लोग ऑल आउट हो रहे हैं बस केवल। करेक्ट आंसर होगा ई ऑप्शन। ए और बी दोनों ऑप्शन सही है, इसीलिए आंसर होगा ई ऑप्शन। देखिए, लाइटनिंग कंडक्टर की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी, बाइफोकल लेंस की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही की थी। बेंजामिन फ्रैंकलिन 1706 में पैदा हुए थे, बड़े महान आदमी थे, वैज्ञानिक थे, अमेरिकी वैज्ञानिक थे। कहां के थे? तो अमेरिका के थे, अमेरिका के वैज्ञानिक थे। और भौतिक में, खासकर फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट था इनका, और फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी को लेकर, विद्युत को लेकर इन्होंने बहुत रिसर्च किया था।
और एक आविष्कार के रूप में इन्होंने एक तरित छर बनाया था, जिसको तरित चालक आप कहते हैं। तरित छर बनाया, द्विफोकसी लेंस बनाया, और फ्रैंकलिन स्टोव, एक और अगर ऑप्शन में रहता ना, फ्रैंकलिन अपने नाम से बनाया था, फ्रैंकलिन स्टोव। जो स्टोव होता है ना जिसपे आप लाइट जलाते हैं, वो वाला स्टोव भी इन्होंने बनाया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अरे भाई, तो आप मेरे क्लास में आते क्यों हैं? सीखने के लिए ही तो आते हैं। क्या क्वेश्चन हल्का कर दूं? सीखने के लिए ही तो आते हैं ना आप। तो इसमें एक और अगर ऑप्शन रहता ना कि फ्रैंकलिन स्टोव, तो फ्रैंकलिन स्टोव जो है, देखिए होता क्या है ना कि ये जो कंफ्यूज मैं आपको कराता हूं कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, क्यों कराता हूं? क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाते हो ना, तो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर में लगता है ए भी होगा, बी भी होगा, लगता है नहीं नहीं ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, ये नहीं बी होगा, आप गलत कर देते हो जस्ट बिकॉज ऑफ कंफ्यूजन ओनली। नेक्स्ट, बिहार के किस जिला में बिहुला बिहुला फेस्टिवल, अभी जो आदमी उस जिला का होगा वो मार देगा। तो बिहुला त्योहार विशेष रूप से धूमधाम में कहां से मनाया जाता है? पटना, दरभंगा, भागलपुर, गया। पोल लगाइए, 1 2 3। जो उस इलाके का होगा वो मार देगा इसको। देखिए, इसमें से आप लोगों में से ना बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। बेसिकली बिहुला जो है बिहार के पूर्वी भागों में मनाया जाता है, खासकर भागलपुर जिले के अंदर में, ध्यान रखिएगा, भागलपुर में। बेसिकली इस त्योहार में होता क्या है, मां मनसा देवी हैं, क्या नाम है? मां मनसा देवी। मनसा देवी होती हैं, मनसा देवी, ध्यान रखिएगा। मनसा देवी से लोग प्रार्थना करते हैं कल्याण के लिए कि हे मैया कल्याण करिए अपने भक्तों का, मेरे परिवारों का कल्याण करिए। और ये हर साल ये जो है ना अगस्त के महीने में बिहार के अंदर में मनाया जाता है। बिहार स्पेशल का ये क्वेश्चन है कि बिहुला त्योहार कहां मनाया जाता है। बिहुला में मनसा देवी की पूजा की जाती है और बिहुला अगस्त के महीने में मनाया जाता है। बेसिकली ये बिहुला क्या है, तो बिहुला जनजाति हुआ करते थे, एक प्रकार के विलुप्त हो चुके हैं अब। और ये जो है ना मंजूसा कला, आपको पता है बिहार के अंदर में है मंजूसा कला। इस मंजूसा कला के ये संरक्षक माने जाते हैं। वही मंजूसा जो संथाल वाले इलाकों में, जारो पटिया और मिथिलांचल के अंदर में जो मधुबनी पेंटिंग होती है, उस तरह की पेंटिंग की तरह ये एक पेंटिंग है जिसका नाम है मंजूसा कला। और इसी मंजूसा कला के बिहुला जनजाति, बिहुला को इसके संरक्षक माने जाते हैं। बिहुला महोत्सव क्या है? मंजूसा कला का संरक्षण करता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छा, मम्मी का नाम है, किस नाम से डब्ल्यूएचओ ने कोरोना महामारी से संबंधित जानकारी के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? इतना ना एप्लीकेशन लॉन्च हो गया ना कि लोग परेशान हो गए हैं। डब्ल्यूएचओ कोविड-19, डब्ल्यूएचओ कोरोना, डब्ल्यूएचओ हेल्प डेस्क, डब्ल्यूएचओ किल कोरोना, किल, हाँ ठीक है, इंग्लिश में है, यहां पे ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है ना, किल कोरोना। पोल लगाइए, डब्ल्यूएचओ ने लॉन्च किया है कोविड-19 को लेकर के। हम अगर गलती से 2-4 बार इसे घेर देते हैं ना तो सब कंफ्यूज हो जाता है कि यही होगा, लगता है सर गलती से घेर दिए हैं। बुक्का बुझता है। चलिए, करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, डब्ल्यूएचओ कोविड-19। सुनो, डब्ल्यूएचओ जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कोविड-19 की डिटेल्स जानकारी के लिए ये मोबाइल एप्लीकेशन, और इसको आप जैसे जैसे अपडेट करते जाओगे मेरे भाइयों, जैसे जब अपडेट करते जाओगे आपके बारे में जानकारी इसके बारे में मिलती जाएगी। ये एप्लीकेशन बेसिकली स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित है, याद रखिएगा, स्वास्थ्य संविधान से। और इसमें फेक न्यूज नहीं मिलता है, इसमें प्रॉपर न्यूज मिलता है। शहरी शासन सूचकांक, जिसको हम अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स कहते हैं, अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स, इसके अंदर में बिहार की रैंक क्या थी? 21, 14, 7, 10, इनमें से कोई नहीं। पोल लगाइए, 1 2 3। ये एक एनजीओ है बिहार के अंदर में और ये बड़ा नाम कमाया है, हाल के दिनों में बड़ा चर्चा में था। ये बिहार स्पेशल का क्वेश्चन है, करंट अफेयर से संबंधित है। आज कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, आज आंसर बहुत गलत आ रहे हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा 10, है ना, करेक्ट आंसर हो जाएगा 10। बेसिकली ये यूजीआई जो है एक एनजीओ है जिसका नाम है प्रजा फाउंडेशन। प्रजा फाउंडेशन जो है एनजीओ है, इस पर बिहार के जो मुख्य सचिव हैं उनसे बहस हो गई थी जब उन्होंने डेटा जो मांगा था बिहार का, उस डेटा का गलत एनालिसिस कर दिया था। ये मुंबई बेस्ड एक एनजीओ है, तो इसीलिए ये चर्चाओं में था, खबरों में था, तो मैंने एक क्वेश्चन क्रिएट करवा दिया। खैर,
बिहार जो है 10वें पायदान पर है। इसमें नंबर 1 पोजीशन पे कौन है, तो याद रखिएगा नंबर 1 पोजीशन पे अभय प्रताप सर, नहीं सॉरी, नंबर 1 पोजीशन पे ओडिशा है। ओडिशा जो है नंबर 1 पोजीशन पे है। और सबसे नीचे यानी लास्ट पोजीशन पे कौन है, तो लास्ट पोजीशन पे कौन है, तो लास्ट पोजीशन पे नागालैंड है। कौन है, नागालैंड है। नागालैंड जो है लास्ट पोजीशन पे है और बिहार जो है 10वें स्थान पर है। नेक्स्ट, अब्दुल लतीफ, आप सुने भी होंगे, बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये भी बिहार का क्वेश्चन है, बिहार स्पेशल का। अब्दुल लतीफ मध्यकालीन यात्री ने पूरे बिहार की यात्रा कब की थी? 1604 में, 1608 में, 1610 में, 1617 में? पोल लगाइए। अब ईरानी था कि भूटानी था वो बाद में बात करेंगे, है ना। चलिए, तो टाइम अप हो गया मेरे दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। आज का क्वेश्चन ना जानबूझ के ऐसा लाया गया है कि थोड़ा आपको ना लगे, आप ना एक्चुअली करते करते बोर हो गए, आधे से अधिक क्वेश्चन के आंसर्स आपको याद हो गए हैं, तो थोड़ा क्वेश्चन में ट्विस्ट किया गया है। खैर, ये मैंने नहीं लिखवाया, कोई बात नहीं। अब्दुल लतीफ की अगर हम बात कर लेते हैं मेरे दोस्तों, अब्दुल जो लतीफ थे, ये बेसिकली इनके शाहजहां को आप जानते हैं, शाहजहां के ससुर हुआ करते थे, मतलब इनके वाइफ के बाबूजी ससुर हुआ करते थे। इनका नाम था अबुल हसन। अबुल हसन, ये जो अबुल हसन थे ना, अबुल हसन इस व्यक्ति के बॉडीगार्ड थे, संरक्षक हुआ करते थे। और अहमदाबाद के ये निवासी थे, ये गुजराती थे, ध्यान रखिएगा, ये गुजराती थे, गुजरात के निवासी हुआ करते थे अबुल हसन। अबुल हसन इसके संरक्षक माने जाते थे। 1608 ईस्वी के अंदर मेरे दोस्तों, 1608 में इन्होंने यात्रा शुरू की थी आगरा के राजमहल से। कहां से शुरू किया था? आगरा के राजमहल से हुआ था। और उसके बाद धीरे धीरे बिहार पहुंचे। बिहार के बारे में जितना देखा, समझा, पूछा, एक नोटबुक में नोट किया, और नोट तैयार करने के बाद एक पुस्तक के रूप में तैयार किया, और पुस्तक के रूप में जाकर इस शाहजहां के साम्राज्य के समय उसको तैयार किया था इसने। 17वीं शताब्दी के आरंभ में यह बिहार का रूपरेखा प्रदान किया इस पुस्तक ने। किस भारतीय राज्य को, नहीं मैंने बिहार स्पेशल नहीं पढ़ाया, लेकिन हमारे और भी बहुत सारे टॉप एजुकेटर्स हैं, जैसे हमारे ज्ञान प्रकाश सर हैं, रंजीत राजपूत सर हैं, आलोक कुमार सर हैं, ये लोग बिहार स्पेशल की क्लासेस लेते हैं, ठीक है। किस भारतीय राज्य को व्यपगत का सिद्धांत के अंतर्गत नहीं हड़पा गया था? भारतीय राज्य है, देखिएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आपको याद होगा, डलहौजी। अभय प्रताप सर भी लेते हैं, बिल्कुल चारों टॉप एजुकेटर्स लेते हैं हमारे बिहार स्पेशल। ज्ञान सर हो गए, अभय प्रताप सर हो गए, अभय सर हो गए, रंजीत राजपूत सर हो गए, और आलोक सर हो गए। इन 4 लोगों के बारे में मुझे जानकारी है। आप चारों कर सकते हैं, चारों अपने आप में बेहतरीन एजुकेटर हैं। खैर, आते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो सतारा, नागपुर, झांसी, पंजाब, पोल लगाइए 1 2 3। चलिए, तो टाइम हो गया। करेक्ट आंसर हो गया डी ऑप्शन मेरे दोस्तों, करेक्ट आंसर हो गया डी ऑप्शन, पंजाब। आपको पता होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सतारा को 1848 के अंदर में, उसके अलावा नागपुर की अगर आप बात करोगे तो नागपुर और इसके साथ झांसी भी ले लो, तो नागपुर और झांसी को 1854 के अंदर में, नागपुर और झांसी दोनों को 1854 के अंदर में। तंजौर आपको पता होगा, तंजौर और आरकेटा को 1855 के अंदर में, उदयपुर और अवध को 1856 के अंदर में कैप्चर किया था इन्होंने। कोई छूट गया क्या? हाँ, संभलपुर और जैतपुर, जैतपुर और संभलपुर को 1849 में, तो 48 में ये, 49 में ये, 49 के बाद नागपुर झांकी 54 में, उसके बाद तंजौर और कारटा हुआ था 1855 में, और लास्ट में अवध वाला 1856 में। याद रखिएगा, उदयपुर और अवध, ठीक है ना। नेक्स्ट, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार दिया गया है? अभी इसी वर्ष अनाउंस किया गया है, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, भारत रत्न। पोल लगाइए 1 2 3। टाइम हो गया आप मेरे दोस्तों। करेक्ट आंसर है पद्म भूषण। ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पद्म भूषण इसका हो जाएगा। हमारे रामविलास पासवान बिहार के ही थे, और इस पर इस बार बीपीएससी ने प्रश्न भी पूछा था कि ये किस पार्टी से पहली बार इलेक्शन लड़े थे। बड़े विवादों वाला क्वेश्चन था, लेकिन शायद आंसर कोई सोशलिस्ट वगैरह करके उत्तर हुआ करता था, है ना।
खैर, भारत रत्न के पद्म भूषण इनको दिया गया है मरने के बाद, पद्म भूषण। बिहार के अंदर से एक मृदुला सिन्हा भी हैं, उनको भी दिया गया है, जो राज्यपाल रह चुकी हैं, उनको पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। उसके अलावा आपको मैंने बताया था भिखारी ठाकुर के साथ गवैया हुआ करते थे कला के क्षेत्र में, रामचंद्र मांझी को दिया गया है, भोजपुरिया समाज के मतलब नेतृत्वकर्ता में से एगो रलन हमनी के भिखारी ठाकुर लौंडा नाच खातिर बड़ी फेमस रलन। याद रखिए लोग, लौंडा नाच खातिर बहुत फेमस रलन। ओकरे के एक साथे इनकरा साथे काम करत रलन रामचंद्र मांझी, और वह रामचंद्र मांझी के अब की साल उनका साथ साथ दुलारी देवी एगो बारी बिहार से दुलारियो देवी के देवल गइल बा। और हमनी के यहाँ के एगो डॉक्टर बारन, डॉक्टर के नाम बटे डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह, उनको के देवल गइल बा। ध्यान रखिए लोग ई बात के। नेक्स्ट, ब्रिटिश राज। हाँ बिल्कुल, छपरा जिला का रहे वाला है लोग। ब्रिटिश राज की आर्थिक नीतियों के कारण निम्न में से कौन सा सबसे अधिक गिरावट आया है? हस्तशिल्प, शिक्षा, हथकरघा, दोनों में से ए और बी। अब ना हम डिस्कशन नहीं कराएंगे, बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रहा है जिसके कारण क्लास डिले हो रही है। एक 50 मिनट हो गया है, 33 क्वेश्चन पहुंचे हैं, अब सिर्फ एबीसीडी करा देते हैं। टाइम अप। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। देखिए हस्तशिल्प और हथकरघा ये दोनों जो है इसमें गिरावट आई थी। हस्तशिल्प और हथकरघा की मांग हुआ करती थी और इसके कारण रोजगार में भी बिहार के अंदर में गिरावट हुई थी। आपको पता है यहां से वो लोग इंडस्ट्री हटा गए थे। निम्नलिखित में से किसे टाइपराइटर की खोज का श्रेय दिया गया? टाइपराइटर की खोज का श्रेय किसे दिया गया? पोल लगाइए। गैलीलियो, क्रिस्टोफर सेल्स, जेएस फ्लेमिंग, हेनरिक डैम। सभी सब्जेक्ट के लिए शशि सर से कांटेक्ट कीजिए। नहीं भैया, शशि सर से मत कांटेक्ट कीजिए। शशि सर कोई एक विषय ही पढ़ाएंगे ना, मैक्सिमम 2 विषय पढ़ाएंगे। हमारे प्लेटफॉर्म के और भी टॉप एजुकेटर्स हैं, आप उनका भी क्लास कीजिए। हमारे प्लेटफॉर्म पे एक से एक एजुकेटर्स हैं, मैं अगर नाम लेना शुरू करूंगा तो गिनती खत्म नहीं होगी, इतने सारे हमारे पास टॉप एजुकेटर्स हैं, है ना। तो करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन। जैसे अभय प्रताप सर, ज्ञान प्रकाश सर, अभिमन्यु सर, आनंद प्रकाश चौबे सर, अभिनव सोनू सर, सुरेश कुमार चौधरी सर, मुकेश सर, प्रशांत सर, आलोक कुमार सर, अजय कुमार पांडे सर, अपूर्वा मैम, पवन झा सर, अविनाश कुमार सिंह सर, विवेक कुमार सर, रंजीत राजपूत सर, सोनोवर खानम मैडम, अजीत सर, निखिल शर्मा सर, अमर कुमार सर, मनीष निराला सर, रमेश कुमार सिंह सर, अनूप कुमार सिन्हा सर, आनंद कुमार सर, आलोक कुमार सर, देवेंद्र कुमार सर, अंकित आनंद सर, राजेंद्र शर्मा सर, रेणुका मैडम, सुशांत कुमार सर, अर्जुन कुमार, पीयूष राज सर, हेमेंद्र मिश्रा सर सोशियोलॉजी के, रवि केसरी सर, आदित्य वैभव सर, अविनाश चंचल सर, भूपेंद्र सर, पवन सर, नीलेश सर। कितना नाम लें, लाइन से पड़ी हुई है टीचर्स की टीम और सारे एक पर एक टॉप एजुकेटर्स हैं। क्रिस्टोफर सोल्स की अगर हम बात करते हैं मेरे दोस्तों, बेसिकली इन्होंने 1868 के अंदर में, 1868 था या 67 था, इसी में ये किया था। बेसिकली ये पेशे से पत्रकार हुआ करते थे और इन्होंने इसका पेटेंट करा लिया था, ध्यान रखिएगा। और ये अखबार का एक प्रकाशन करते थे, तो टाइपराइटर वहीं पर इन्होंने आविष्कार कर दिया था, पहली मशीन का। निम्नलिखित में से बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? बीपीएससी ने पिछले साल यानी 65वीं बीपीएससी में इसका टैगलाइन पूछा था, याद है ना आपको? इसका टैगलाइन बीपीएससी ने पूछा था इसी क्वेश्चन का। हम सभी लोग अनअकैडमी के सिपाही हैं और हम एक टीम के रूप में काम करते हैं मेरे दोस्तों, और सारे एजुकेटर दिन रात मेहनत करते हैं ताकि आप सफलता की मंजिल को जल्द से जल्द पा जाएं। तो मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम। याद रखिएगा, बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये बिहार के अंदर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया। इसलिए आप देखते होंगे कि बस निकालता है गांधी मैदान में, चाणक्य होटल के बगल से बस खुलती है, कभी दीघा ले जाता है, कभी राजगीर ले जाता है, कभी बोध गया ले जाता है पावन धरती पर, है ना, कभी घारा कटोरा ले जाता है, कभी आपको केसरिया स्तूप घुमा के लाता है। तो ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। निम्नलिखित चित्रकलाओं में से कौन सी तेलंगाना से संबंधित है? साउथ इंडियन का है, याद रखिएगा। और ये बहुत लोग गलती करेंगे, मुझे पता है, क्योंकि आपको ना उत्तर भारत और दक्षिण भारत के इतिहास में आपको दक्षिण भारत पढ़ने का मन नहीं करता है। मधुबनी, निर्मल, वर्ली, कालीघाट। पोल लगाइए 1 2 3। टाइम हो गया। अब मेरे दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्मल पेंटिंग। अब आप इसको जानते नहीं होंगे। निर्मल पेंटिंग बेसिकली तेलंगाना के अंदर में एक आदिलाबाद है, आदिलाबाद एक जिला है, आदिलाबाद या आदिलबाद, उसी जिले की ये चित्रकारी मानी जाती है, उसी जिले की ये चित्रकारी मानी जाती है, ध्यान रखिए। और यहाँ एक कस्बा है जो एक तरह का लघु उद्योग में ये अपने आप को बिजी रखता है, और शिल्पकार जो है यहाँ पर शिल्पकार बहुत सारे पाए जाते हैं जो निर्मल नाम के जगह पर रहते हैं।
और इसीलिए उसने नाम रख दिया है निर्मल पेंटिंग। सर प्लीज बता दीजिए आप इकोनॉमिक्स कब पढ़ाएंगे? इंग्लिश मीडियम वाला क्लास इसी महीने रिज्यूम हो रहा है मेरे भाई। स्मृति झा जी, आप क्लास की टाइमिंग लगी होगी, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। हिंदी के अंदर में जब अन अकेडमी की टीम जो है मुझे बैच को असाइन करेगी तब मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। जब मुझे असाइन किया जाएगा तभी मैं पढ़ाऊंगा, मैं स्पेशल अपनी मर्जी से ले सकता हूं, ठीक है ना। आइए, जॉनी मुगल मेडल का पहला प्राप्तकर्ता, पहला आदमी कौन? अपना बिहार का नहीं, सॉरी, भारत का लाल है, किसको मिला है जॉनी मुगल मेडल? विराट कोहली, एम एस धोनी, अजिंक्य रहाणे, रोहित शर्मा। पोल लगाइए। और सबसे पहली बात है कि ये आदमी है कौन? टाइम अप, करेक्ट आंसर हो जाएगा अजिंक्य रहाणे। बेसिकली ये आदमी जो है ना, जॉनी मुगल, ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। कहां के हैं? ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। ये कैप्टन भी रह चुके हैं ऑस्ट्रेलिया टीम के, याद रखिएगा। और अजिंक्य रहाणे जिन्हें बॉक्सिंग डे टेस्ट में बहुत बढ़िया इन्होंने प्रदर्शन किया था, उसमें मैन ऑफ द मैच जीता था अजिंक्य रहाणे ने। उसी मैन ऑफ मैच जीतने के दौरान जब जीता तो उनको ये दिया गया मुगलक या मुलग मेडल से सम्मानित किया गया। और ये पहले आदमी है, हैशटैग नंबर 1 है, जिनको ये दिया गया है। नेक्स्ट, बिहार प्रांतीय, अगर ये क्वेश्चन गलत हो गया तो चम्मच में पानी लाइएगा और उसको पी लीजिएगा, एकदम गर्म पानी पीजिएगा ताकि कंठ के नीचे उतर पाए, कोरोना का टाइम चल रहा है, ठीक है ना। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती, रामसुंदर सिंह, गंगा शरण सिन्हा और रामानंद मिश्रा। अच्छा, ये नाम से कुछ याद आया आपको? रामानंद मिश्रा के नाम से कुछ याद आया? रामानंद मिश्रा, टाइम अप। स्वामी सहजानंद, स्वामी सहजानंद सरस्वती, याद रखिएगा 1922 के अंदर में मुंगेर के अंदर में, बिहार के मुंगेर के अंदर में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। इनके साथ थे बाबू श्री कृष्ण सिंह, बिहार के पहले मुख्यमंत्री बाबू कृष्ण सिंह, और इनके साथ थे एक और मोहम्मद जुबैर। मोहम्मद जुबैर, ये 2 व्यक्ति थे। इन 2 व्यक्तियों ने मिलकर 1922 के अंदर में मुंगेर के अंदर में इस किसान सभा का आयोजन किया था। और वहीं पर सहजानंद सरस्वती की जब आप बात करते हैं तो सहजानंद सरस्वती ने 1929 ईस्वी के अंदर में, 1929 के अंदर में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था, याद रखिएगा। इन सभी का उद्देश्य क्या था? इन टोटलों, इन जो भी लोग थे, इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था कि जो जमींदार थे उन जमींदार के खिलाफ जो है ये विरोध जताते थे और जो किसान थे उनकी शिकायतों का, किसानों की शिकायतों का निवारण करवाते थे। नेक्स्ट, भारत में 140 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि का संचित क्षेत्र लगभग कितना प्रतिशत है? इसमें आपको जानकारी क्या होना चाहिए? इसमें आपको जानकारी ये होना चाहिए कि कहां पे इलाका है। तो 48.8, 54.8, 44.8, 41.8। पोल लगाइए 1 2 3। तो मेरे दोस्तों टाइम हो गया है, अब करेक्ट आंसर हो जाएगा 48.8। तो बताइए कि जो बच गया ना 51.2, ये जो रिमेनिंग हो गया ये क्या है? तो यहां पर जो कृषि होती है ये क्या होती है? वर्षा पर आधारित है। किस पर आधारित है? वर्षा पर आधारित है। जबकि ये वाला जो इलाका है ये सिंचित भूमि है। कौन सी भूमि है? ये सिंचित भूमि है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, किस शहर ने भारत का पहला रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया है? बहुत चर्चा में था। हैदराबाद, तेलंगाना का पणजी, गोवा, बेंगलुरु कर्नाटका, कोलकाता पश्चिम बंगाल। लेट्स क्रैक इट। आप लोग आईपीएल देखते होंगे तो अनअकैडमी का ऐड आता था ना जी, उसमें बोलता था ना क्रैकिंग 6। चलिए, तो करेक्ट आंसर है हैदराबाद तेलंगाना, है ना। हैदराबाद तेलंगाना के अंदर में ये किया गया है मॉनिटरिंग सिस्टम, जो रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम है, पहली बार यहां पे किया गया है। और अमेरिका से, इसको यूएसए से गवर्न किया जा रहा है। ये चलाने वाला आदमी रिमोट लेके कहां बैठा है? तो अटलांटा में बैठा है, अमेरिका के अंदर में। और भारत के हैदराबाद का वहां से रिमोट सेंसिंग सॉफ्टवेयर से संचालित कर रहा है। बेसिकली ये साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड और डेटा सिक्योरिटी से रिलेटेड है। सर अब रहने दीजिए, छोड़ दें 40 क्वेश्चन पे ही छोड़ दिया जाए क्या? 50 करा देते हैं, 50 लेके आए हैं। कौन भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग? चलिए अब डिस्कशन नहीं कराएंगे, ठीक है ना। महाभियोग की कार्रवाई कर सकता है प्रधानमंत्री, संसद का कोई भी सदन, उपराष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश।
टाइम अप। करेक्ट आंसर है संसद का कोई भी सदन। याद रखिएगा, संसद का कोई भी सदन राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही को शुरू कर सकता है। आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 61 के अंदर में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में प्रक्रिया बताई गई है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश नीतियों के संदर्भ में सहायक संधि, वेलेजली वाली कहानी याद है ना? वेलेजली वाली कहानी याद होगी आपको। चलिए, कथनों में से कौन सा गलत है? सहायक संधि व्यवस्था की स्थापना लॉर्ड विलियम बेंटिक ने की थी, सही है। अंग्रेजों के साथ सहायक संधि से जुड़ने वाले भारतीय शासक को स्वयं के सशस्त्र बलों को समाप्त करना पड़ता था और अपने क्षेत्र में ब्रिटिश के जो सैनिक होते थे उनको स्वीकार करना पड़ता था। और पहला इसका कौन बना था? तो हैदराबाद बना था। कौन बना था? हैदराबाद इसका पहला शिकार बना था, याद रखिएगा। भारतीय राज्य किसी अन्य विदेशी शक्ति के साथ किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं हो सकते थे और भारतीय शासकों ने विदेशी मामलों और सेना के साथ कभी शक्तियां खोल दी थी। पोल लगाइए 1 2 3। आज लोग बड़ा कम हो गए हैं जी, 250 ही लोग हैं आज। क्या बात है, सब सो रहा है क्या घर में? करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, क्योंकि लॉर्ड विलियम बेंटिक नहीं थे। कौन थे? लॉर्ड वेलेजली थे, याद रखिएगा, लॉर्ड वेलेजली। बाकी सब चीजें सेम थी, इस बात का ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम का टैगलाइन क्या है? 65th बीपीएससी का क्वेश्चन है ये। अभी अभी मैंने बोला था, ब्राइट बिहार, हम सबका बिहार, ब्लिसफुल बिहार, बिहार इज द बेस्ट, वी आर द बेस्ट। शादी होगा आज? अच्छा, अभी शादी लगन चल रहा है ना, लगन चल रहा है, ओके। टाइम अप हो गया, ब्लिसफुल बिहार हो जाएगा। बीपीएससी 65वीं के अंदर में ये पूछा गया सवाल है। 1980 के अंदर में बिहार के अंदर में बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई थी मेरे दोस्तों। और ये बेसिकली क्या करता है? बिहार का पर्यटन स्थल को घुमाता है, वहां खाने पीने का कैफेटेरिया, रेस्टोरेंट, जो कला है, हस्तशिल्प है, उनके बारे में लोगों को बढ़ाता है ना। ब्लिसफुल बिहार इसका टाइटल है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजुआ है? कौन सा रोग है जो प्रोटोजुआ के कारण होता है? कालाजार, फ्लू, कालाजार, फ्लो, छोटी माता, खसरा, है ना। छोटी माता से मुझे याद आया, है ना, माता जी निकली हैं। लोग नीम का पत्ता ले आते थे गांव में, लिटरेसी थी, इलिटरेसी थी, है ना, तो झाड़ फूक करने के लिए नीम का पत्ता रख दीजिए। चलिए, तो करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, कालाजार। बहुत इजी क्वेश्चन, इसमें कुछ बताने के लिए नहीं है। ये भी एक क्या है? इन्फेक्शन होता है, एक संक्रामक रोग है बेसिकली। और ये जो है ना प्रोटोजुआ के कारण होता है। और प्रोटोजुआ में कौन सा? लिस्मेनिया, आपने सुना होगा, लिस्मेनिया। लिस्मेनिया आपने सुना होगा, याद रखिएगा, प्रोटोजुआ में लिस्मेनिया। नेक्स्ट, सीआईएसएफ के महानिदेशक, अभी अभी हाल में ही हुआ है, कुछ दिन पहले, महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सुबोध कुमार जायसवाल, आर्य राजेंद्रन, रजत दत्ता, सुनील कुमार। पोल लगाइए 1 2 3। टाइम अप मेरे दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सुबोध कुमार जायसवाल। बेसिकली ये आईपीएस अधिकारी हैं, 1900 कुछ 85 या 86 बैच के हैं, ठीक है ना। ये आईपीएस ऑफिसर हैं, मुंबई के पहले पुलिस कमिश्नर भी थे, याद रखिएगा। मुंबई पुलिस कमिश्नर के बाद इनको क्या बना दिया गया? सीआईएसएफ का महानिदेशक बना दिया गया, डीजी बना दिया गया। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ बताना नहीं है। भारतीय उपमहाद्वीप के किस पार्ट में है? तो उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, जम्मू एंड कश्मीर। पोल लगाइए 1 2 3। थोड़ा फास्ट करेंगे। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, थार रेगिस्तान का नाम सुना है? थार रेगिस्तान, पश्चिम भारत के अंदर में थार रेगिस्तान, जो हमारा ये जो भारत है, इस भारत में ये जो राजस्थान और पाकिस्तान का ये जो सीमा लगता है, राजस्थान और पाकिस्तान, वहां पर यहाँ पे बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के अंदर में। जैसे डेजर्ट नेशनल पार्क है, सेंचुरी है, नालिया है गुजरात में, बरोरा है महाराष्ट्र में, बेल्लारी है कर्नाटका में। तो ये मैक्सिमम पश्चिमी भारत के इलाकों में पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा इसकी जो सबसे ज्यादा आबादी है वो कहाँ है? राजस्थान में है, याद रखिएगा। और इसका जो यूनाइटेड ये है ना, क्या बोलते हैं, IUCN जो होता है, IUCN एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो बताता है कि इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, तो उसमें इसको गंभीर रूप से लुप्त घोषित कर दिया गया है। गंभीर, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, याद रखिएगा, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। नेक्स्ट, ध्रुवीय बंध के बारे में बोल रहा है। पोलर बॉन्ड, पोलर बॉन्ड में क्या होता है? बहुत इजी क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन समान रूप से साझा किए जाते हैं। 65वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है ये, 65th बीपीएससी का क्वेश्चन है। पोल लगाइए 1 2 3।
टाइम अप, करेक्ट आंसर हो गया। इलेक्ट्रॉन समान रूप से साझा किया जाता है पोलर बॉन्ड में। पूछा हुआ सवाल है मेरे दोस्तों, पूछा हुआ सवाल है कि पोलर बॉन्ड के बारे में, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है इसमें, साझा किया जाता है सामान्य रूप से। नेक्स्ट, खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी, कौन नहीं जानता है। मुबारक खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, आरम शाह, उपरोक्त में से कोई नहीं। 1 2 3। खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 तक का आया हुआ मेरे दोस्तों। 1290 में खिलजी वंश की शुरुआत हुई। 1320 दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आया, तो गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आया, जरा कमेंट करके बताइए। 1 2 3 करेक्ट आंसर हो गया जलालुद्दीन खिलजी। लेकिन वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, वास्तविक संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी को माना जाता है। अगर पूछ दे कि वास्तविक संस्थापक कौन था, तो अलाउद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से लेकर 1296 तक ये व्यक्ति था गद्दी पर। 70 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा था, मैंने आपको लिखवाया था। और इसने किलोकरी को अपनी राजधानी बताया था, ये भी मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था। बता देता हूं मुन्ना जी, यूनेस्को एमएबी कार्यक्रम के तहत भारत के अंदर में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, कुछ दिन पहले ही हमने डिस्कस किया था, 12, 11, 24, 32। अरे भाई, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक जानवर की प्रजाति है, ठीक है। बर्ड है, बर्ड समझते हैं ना, पक्षी, वही है। टाइम अप हो गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा 12। याद रखिएगा, भारत के अंदर में 12 बायोस्फीयर रिजर्व एमएबी कार्यक्रम के हैं। ऐसे टोटल कितने, 18, ठीक है ना। अभी पहले 11 हुआ करता था, 11 में एक पन्ना को जारी किया गया है, पन्ना को जोड़ लिया है, ये पन्ना बायोस्फीयर एमएबी के तहत, तो ये 12 हो गया है, ध्यान रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे रेफ्रिजरेटर की खोज का श्रेय दिया हुआ है। 66वीं बीपीएससी में या 65वीं में पूछा हुआ सवाल है। कार्ल्स बेंज, विलियम क्लेन, पियरे क्यूरी, चार्ल्स पाल्सन। एक बार जरा रेफरल कोड बता दीजिए। रेफरल कोड मेरा है दोस्तों SSR10। अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन में 7920 है। और सुनिए, अभी 6 महीना का टाइम है, आराम से सब्सक्रिप्शन लीजिए और घर पे बैठ के पढ़िए। आपको ही पता है कि कोविड की स्थितियां दर्दनाक बनी हुई है, तो अपने आप को ना किस आपदा को अपॉर्चुनिटी में बदलिए। आप लोग क्या करते हैं ना, 2-3 घंटा पढ़ते हैं, बाकी टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो आप थ्योरी क्लासेस भी कीजिए प्लस कोर्सेज के अंदर में, इस बात को समझिए। और SSR10 रेफरल कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा। लेने के लिए 7920 8800 फी है हमारा। इसके बाद 10% जब रेफरल कोड लगाएंगे तो 7920, उसके बाद क्वाइन आप मांगेंगे तो 7128 होगा। छह महीना बहुत होता है। मैंने ड्राइव लिंक लगा दिया है जहां पे सारी पीडीएफ को अब अपलोड किया जाता है। इस ड्राइव लिंक को कॉपी खोलिएगा, खोलने के बाद वहां से कॉपी का ऑप्शन आता है, लिंक कॉपी करके अपने पास रख लीजिएगा। करेक्ट आंसर होगा विलियम क्लेन। विलियम क्लेन को ही रेफ्रिजरेटर कहा जाता है, वैज्ञानिक थे बेसिकली। ये कृत्रिम रेफ्रिजरेशन का आविष्कार इन्होंने किया था। क्लेन ने बताया था कि एक तेल जैसा एक गैस है, गैस के अंदर में एक तरल पदार्थ है जो तेजी से गर्म होता है और गर्म होने के कारण ठंडा करता है। तो वही गैस जो है ना, वही गैस के अंदर में जो लिक्विड है, वही लिक्विड जब ये होता है, गर्म होता है, तो गर्म होने के बाद वो ठंडा करता है, और वही ठंडा के कारण रेफ्रिजरेटर में सामान आपका ठंडा होता है। तो टाइम हो गया अब पोल, ये रहा लीडर बोर्ड। शिवम, कोमल गोस्वामी, अर्चना, मोहम्मद गुलफाम, अपना अपना रैंक कमेंट कर दीजिए सभी लोग। अर्पणा, राजीव रंजन, प्रमोद, सिकंदर, कौशिफ साहब एंड अमित सिन्हा। कल सुबह मुलाकात होगी हमारी और आपकी, सुबह 8 बजे मिलते हैं, सुबह 8 बजे डिटेल डिस्कशन के सेशन में, है ना। प्रियंका 45, मयंक कुछ पूछ रहे हैं सर। मनीषा का कोई क्वेश्चन है, देख लिया जाए। सर एक इशू हो गई है, जिस नंबर से मैंने प्लस लिया था वो भूल गया। अब मैं बहुत दिनों से, ईमेल आईडी का यूज कीजिए, ईमेल आईडी, या अनअकैडमी के सपोर्ट टीम को मैसेज कीजिए, सपोर्ट टीम को आप मैसेज कीजिए
या उनको आप कॉल भी कर सकते हैं, उनको कॉल करके बताइए ये प्रॉब्लम है, वो आपका मोबाइल नंबर बैकएंड से चेंज कर देंगे या फिर कोई ना कोई आपको सॉल्यूशन दे देंगे। सम सॉल्यूशन दे विल गिव यू, है ना। हाउ कैन वन यू कॉन्टैक्ट यू, देखिए आप मुझे कॉन्टैक्ट अगर करना चाहते हैं, आप अगर मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो ये मोबाइल का जब एप्लीकेशन आप खोलते हैं तो मेरा यहाँ प्रोफाइल खोलते हैं तो यहाँ फोटो रहता है। फोटो रहने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है जिसमें लिखा रहता है मैसेज। मैसेज, ठीक है। तो मैसेज लिखा रहता है, उसी मैसेज में जाकर आपको क्या करना होगा, मैं एक बार खोलता हूं एप्लीकेशन, उसी मैसेज में जाकर मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं मैसेज के माध्यम से आपको रिप्लाई कर दूंगा। आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। लिंक नहीं खुल रहा है, आप लॉग इन होइए अपने जीमेल से। जीमेल से आप जब तक लॉग इन नहीं होंगे तब तक नहीं हो पाएगा, है ना। यहाँ पे देखिएगा डेडिकेशन है, वॉच मिनट है, देखिए इस तरह का मोबाइल ऐप है ना यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैसेज का ऑप्शन है, इसी मैसेज के ऑप्शन पे क्लिक करके आप मैसेज कर लीजिए। मैसेज करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। लिंक नहीं ओपन हो रहा भाई, लॉगिन करके खोलिए, मैंने अभी खोला है, लिंक ओपन हो रहा है, ठीक है। चलिए कल सुबह मुलाकात होगी हमारी और आपकी 8 बजे, ठीक है। नहीं ओपन हो रहा है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का। देखिए ओपन तो हो रहा है, यही तो फोल्डर है, यही अनअकैडमी पीडीएफ, इसके अंदर करंट अफेयर है, इसके अंदर सुबह वाली 8 AM वाली क्लास है, यहाँ पे 9 AM की क्लास है और यहाँ पे 8 PM वाली क्लास है। ये तीनों फोल्डर बना हुआ है, डेली का डेली ऑटोमेटिकली इसमें मैं अपलोड कर देता हूँ दोपहर में 3-4 बजे के आसपास। आप इस लिंक को यहाँ से कॉपी कर लीजिए, कॉपी करने के बाद गूगल क्रोम खोलिए अपने मोबाइल का, गूगल क्रोम खोलिए और क्रोम में ले जाकर उसको पेस्ट कर दीजिए। एक मिनट रुकिए तो मैं ही चेक कर लेता हूँ। खोल रहा हूँ, मैं ही खोल रहा हूँ, रुक जाइए, अभी मोबाइल खोल रहा हूँ। देखिए आपके सामने खोला है, अभी लिंक पर क्लिक करता हूँ। देखिए जब ये लिंक आप खोलते हैं ना तो यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है गूगल क्रोम और एक होता है ड्राइव। आप क्रोम भी ट्राई कर सकते हैं, क्रोम में ही खोल के देख लेता हूँ मैं। क्रोम में एरर आ रहा है, ये वाला एरर 404, है ना। और ड्राइव से खोलता हूँ, ड्राइव खोलने के बाद अपना ईमेल आईडी डालता हूँ, मान लेता हूँ। खुल रहा है मेरे दोस्तों, देखिए ड्राइव सेलेक्ट कीजिए। दो ऑप्शन जब आता है ना लिंक पर क्लिक करने के बाद कि आप गूगल क्रोम से खोलना चाहते हैं कि ड्राइव से, तो ड्राइव सेलेक्ट कीजिए, ड्राइव सेलेक्ट कीजिएगा तो खुल जाएगा। खुल रहा है मेरा भी। या इट्स वर्किंग ऑन ड्राइव, ड्राइव आप यूज कीजिए। थैंक यू।